अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी मसीहा की 28वीं किस्त हाजिर खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। उस दिन सूरज की हवेली से निकलकर रशीद जब शहनाज मंजिल पर वापस आया तो समीदुल निसा ने उसे बताया कि बाबू घोड़ा दौड़ाते हुए यशोदा भवन गए तो वहीं रोक लिए गए। फिलहाल गणेश काका खाना लेकर मेडिकल स्टोर पर गए हैं, जो गालिबन अब आते ही होंगे। और मामी जान बाबू के कमरे में केवाड़ भिराकर सोई हैं। ज़ुकाम की वजह से इनके बदन में कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, लिहाजा मालिश कर दी है। आप भी खाना खा लीजिए और बाबू के पास यशोदा भवन पहुंच जाइए। बाबू के जाने के 1 घंटा बाद ही बहू रानी ने फ़ोन पर इत्तला दी थी। बहरहाल रशीद ने जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोए और समीदुल निसा के दस्तरखान लगाते ही खाने पर बैठ गया। कोई 1 घंटा बाद जब वो यशोदा भवन पहुंचा तो सेहन में ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। सेहन के आखिरी किनारे रामलाल अपनी चारपाई पर बेखबर सोया था। उम्रदराज आदमी था और वैसे भी दोपहर का 2:30 बजा था और ये वक्त गांव देहात के लोगों के लिए अमूमन आराम करने का होता है। चंद लम्हे बाद ही राम प्यारी देवी बाहर आई तो बोली, मालिक मालकन तो अभी आराम कर रहे हैं, आप भी उनके उठने तक लेट जाइए। चुनांचे उसने अंदर जाकर गेस्ट रूम का बाहरी केवाड़ खोल दिया और रशीद वहां जाकर फर्श पर दराज हो गया। आरामदा फर्श मिला तो उसे भी नींद आ गई। शाम के 4:30 बजे यकायक गीता और सुनीता अपने अपने मंगेतर मनीष कुमार और धर्मेंद्र के साथ आ गई। उस वक्त तक बाहर रामलाल और अंदर महताब खान व कुमोदनी भी बेदार हो चुके थे। मनीष और धर्मेंद्र को गीता ने गेस्ट रूम में बैठा दिया और खुद दोनों सहेलियां अंदर गईं तो कुमोदनी और महताब ने खुश आमदीद कहा। उधर मनीष व धर्मेंद्र की सरगोशियां सुनकर रशीद ने एक लंबी अंगड़ाई ली और वो भी फौरन उठकर बाहर निकला। रामलाल ने पानी दी और मुंह हाथ धोकर वो भी फ्रेश हो गया। चुनांचे सभी गेस्ट रूम में इकट्ठा हो गए। गीता ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि कुमोद रानी से मिलने जाऊंगी तो इनके राजा साहब भी मिल जाएंगे। ये हम सबों की खुशनसीबी है कि राजा रानी इकट्ठे मिल गए। महताब खान लुंगी शर्ट में मलबूस पालती मारे फर्श पर बैठा था और कुमोदनी उसके दाएं पहलू में उसके जिस्म से लगी खड़ी थी। गीता महताब के बाएं पहलू में सटकर बैठ गई तो सुनीता कुमोदनी और महताब खान के दरमियान बाएं जानिब से घुसकर बैठ गई। ये देखकर सभी हंस पड़े। उसी आसना राम प्यारी ने अंदर आकर पूछा, मालकन मेहमानों के लिए क्या सब लाऊं? सुनीता फौरन बोली, काकी हम चारों के लिए खाने का कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ चाय पियेंगे। रशीद ने कहा, काकी फ़िलहाल सिर्फ चाय ही ले लीजिए ना। कुमोदनी ने महताब की आंखों में झांका तो वो बोला, मुझे क्या देख रही हैं? ठुसा ठुसा कर बीमार बनाने का इरादा है क्या? अभी चाय ही बहुत है। महताब की प्यार भरी बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े। राम प्यारी देवी भी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई थी। महताब ने कुमोदनी से कहा, काकी से बोल दीजिए ना, रामू काका के लिए भी चाय बनेगी। कुमोदनी प्यार से उसके होंठ छूकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए, काकी को इन सब बातों का निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्वामी जी। ये सुनकर सुनीता मचल पड़ी। वाह री मोहब्बत, कितना सरस प्रेम है। और फिर तुरंत मुंह बनाकर अपनी ज़ुबान निकालते हुए उसने सामने बैठे मनीष का मुंह चिढ़ाया तो फिर सभी हंसने लगे। और सुनीता बोली, भोपू दास, अजीब खुशियों का माहौल बन गया था उस वक्त। उसी असना गीता अपना मुंह महताब के गाल से सटाते हुए बोली, इन्हें नहीं पहचाना साहब जी। उसने रशीद की जानिब इशारा किया तो महताब ने चौंकते हुए कहा, अरे रे, माफ़ कीजिए, मैं इनका परिचय नहीं दिया। ये है हमारे हम सबों के भैया अब्दुल रशीद ड्राइवर। जब मैं 10 साल का था इनकी उम्र 21 साल थी और ये स्वर्गीय दीनानाथ अंकल के ड्राइवर हुआ करते थे। जब मेरा अपहरण हुआ था ड्राइवर यही थे, लिहाजा इन्हें रहजनों ने गोली भी मारी थी, मगर किस्मत अच्छी थी कि गोली इनके बाजू का गोश्त काटती हुई निकल गई थी। बहरहाल अपहरण के 6 माह तक ये मेरे अपहरण का गम और स्वर्गीय अंकल की परेशानी को सहन करते रहे। जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो ये इस वातावरण से दूर बम्बई चले गए। कल रात ही जब ये मुझसे मिलने आए तो मैंने महसूस किया कि मेरा कोई हमदर्द व खैर खा अभी तक मुझसे दूर था, लिहाजा मैंने इन्हें फांस लिया। माफ़ कीजिएगा, इनको फांसने में मुझसे बड़ा हाथ मेरी महारानी जी का है।
चुनांचे अब ये हमारे भैया की हैसियत से हमारे ही साथ हैं और साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। माताब के खामोश होते ही सुनीता बोली, वाह रशीद भैया, आप तो काबिल तारीफ शख्सियत हैं। जवाबन रशीद धीरे से मुस्कुराया, ऐसी बात नहीं है बीवी जी, नौकर भी मेरे बाबू और बीबी जी जैसे महान लोगों के घर खानदान के एक खास सदस्य ही समझे जाते हैं। गीता ने कहा, बेशक रशीद भैया, मगर आप ये भूल ही जाइए कि श्री महताब खान एवं मिस कुमोदनी सिन्हा के आप नौकर हैं। मैं समझती हूँ कि सिर्फ इन्हें ही नहीं, हम लोगों को भी आप जैसा बड़ा भाई मिल गया है। रशीद ने नर्म लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहना। बाबू और बीबी जी की पनाहों के साये में जो जो वक्त गुजर रहा है, भाई बहनों का काफिला मेरे साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये मेरी खुशनसीबी ही तो है। गीता बोली, बहुत खूब रशीद भैया। उसी आसना रामा देवी चाय लेकर आई और सभी मसरूफ़ हो गए। माताब ने लंबी चुस्की लेकर रशीद की आंखों में झांकते हुए पूछा, गुड़िया को देखने गए थे ना रशीद भैया? जी बाबू, गया था, मगर खबर मुनासिब नहीं है। माताब खान चाय का मज़ीद घोंट लेते लेते रुक गया। सबों ने देखा उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। लिहाजा रशीद फ़ौरन बोला, ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है बाबू, आप चाय पीजिए, मैं बताता हूँ। वैसे गुड़िया बीवी जी बजाते खुद ठीक हैं, लेकिन घर में अगर कोई बीमार हो तो परेशानियाँ घर के तमाम लोगों को ही होती है ना। चुनांचे चाय पीते हुए रशीद ने उन लोगों से मुलाकात की बातें दोहराई तो महताब खान सर झुकाकर कुछ सोचने लगा और गीता, सुनीता व मनीष और धर्मेंद्र अपना अपना तासुर बयान करने लगे। मनीष ने कहा, अजीब बेहुदा किस्म का आदमी निकला ये सूरज सिंह भी। धर्मेंद्र ने कहा, अब उसकी शोखियाँ और बेहूदगी निकल रही हैं। कैसी मूर्खता दिखाई है उसने चांद भाई के साथ। सुनीता ने तंजिया हंसी के साथ कहा, रो रो कर मरेगा अब साला। बाप की दौलत पर अकड़ रहा था, मगर ये भूल रहा था कि दौलत से अकल व इज्जत हासिल नहीं होती। गीता बोली, तुमने सही कहा सुनीता। माताब ने निगाहें उठाकर कुमोदनी को देखते हुए कहा, सिगरेट की तलब हो रही है जान। कुमोदनी ने कहा, बस अब हो गया, अब बेवजह के टेंशन में सिगरेट फूंकना शुरू कर दीजिए। वह आंखें दिखाती हुई आगे बढ़कर बड़े टेबल के दराज से सिगरेट का पैकेट और माचिस लाकर उसे थमा दी। धर्मेंद्र, मनीष व महताब खान ने सिगरेट जलाई तो धर्मेंद्र ने कहा, रशीद भैया आप नहीं लेंगे? रशीद हकलाकर बोला, जी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। महताब खान थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, इस वक्त हमें भाई सूरज की गुज़श्ता ज़िंदगी की आड़ में मौजूदा हालात पर उसे कोसने की बजाय दिलजोई करनी होगी मनीष बाबू, क्योंकि जब तक हम लोगों से उसका सामना नहीं होगा उसकी कैफियत रफ्ता रफ्ता बिगड़ती ही जाएगी। धर्मेंद्र जल्दी से बोला, खासकर आपसे उसका सामना होना ज़रूरी है चांद भाई। महताब ने कहा, जो भी हो, दरअसल रशीद भैया को मैंने इसीलिए भेजा वहाँ ताकि उसकी हालत व कैफियत का अंदाज़ा हो सके। आप लोगों ने सुना ही कि वो कसरत से शराब नोशी करने लगा है। ऐसे में वो शराब का आदी बन जाए, हमें रोकना होगा। और फिर उसने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है जो माफ़ी के लायक ना हो। मनीष ने फ़ख्र से मुस्कुरा कर कहा, वाह रे दोस्ती, वाकई दोस्त हो तो ऐसा। फिर बोल भी दीजिए, आपका क्या इरादा है चांद भाई? महताब खान ने सिगरेट का आखिरी कस लेकर कहा, अगर आप लोग तफरीहन यहाँ न भी आए होते तो मैं इस खबर के बाद रशीद भैया को साथ लेकर खुद आप लोगों से मिलने आ जाता, ताकि हम सभी इकट्ठे वहाँ जाएं। सुनीता मुंह फुलाकर बोली, जो भी हो, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी। महताब अपने पहलू में बैठी सुनीता की जानिब देख कर आहिस्तगी से बोला, डोंट वेरी सुनीत, आप क्या, आपके नाना जी भी हमारे साथ जाएंगे। सुनीता ने मुस्कुराते हुए आंखें फाड़कर महताब को देखा। क्या कहा? सभी सुनीता पर हंसने लगे तो सुनीता महताब के दोनों गाल पकड़ ली और वो हा 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 करके धीरे से हंस पड़ा। मुस्कुराती हुई सुनीता अपने होंठ महताब के होंठों के करीब लाते लाते रुक गई और कनखी से मनीष को देखकर बोली, अभी नहीं, यहाँ भोपू दास मौजूद है। फिर क्या था, सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए और मनीष अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, मेरी जानिब से इजाज़त है डार्लिंग, अरमान पूरे कर लो। मनीष की खुश मिजाजी पर दोबारा सभी हंसने लगे और हंसती हुई गीता ने महताब के शाने पर बाजू फैलाते हुए दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब घुमाकर देखते हुए बोली, उफ, तुम बड़ी बदमाश हो सुनीता, देखो तो इनके गालों को किस कदर लाल कर दिया तुमने, अब मार खाओगी। जवाबन सुनीता उसके मुंह चिढ़ाने लगी थी। महताब खान एक बारगी रशीद से मुखातिब होकर बोला, रशीद भैया,
आप अपनी मोटरसाइकिल से जाएं। पहले सलीम कसाब से बकरे का 10 सिर गोश्त लेकर घर में दे दीजिएगा और मामी से कहिएगा गणेश काका को कुर्बान बावर्ची के यहाँ भेजकर उसे बुलवा लेंगी। रात के लिए कमोबेश 25 लोगों के खाने में पुलाव गोश्त बनेगा। धर्म व मनीष बाबू वगैरह रात का खाना अपने यहाँ से खाकर ही जाएंगे। मामी से ये भी कहिएगा कि स्टोर पर फ़ोन करके जसीम बाबू को बता देंगी कि जब स्टोर बंद करेंगे चारों सेल्समैन को भी साथ लेकर घर आएंगे। वो लोग भी खाना यहीं खाएंगे। रशीद सोफ़ा से उठते हुए बोला, मैं समझ गया बाबू। माताब ने कुमोदनी की आंखों में झांका। मेरी पैंट की जेब से 300 रुपये लाकर रशीद भैया को दे दीजिए। कुमोदनी फ़ौरन गेस्ट रूम के अंदर अंदरूनी मुल्हिक दरवाजे से हवेली के अंदर गई और दूसरे ही लम्हा 300 रुपये रशीद को लाकर दे दिया। माताब ने फिर कहा, रशीद भैया मेरी प्लानिंग यह है कि आप कार लेकर वापस आएंगे और इन 4 लोगों को लेकर पार्वती भवन चलेंगे और मुझे चूँकि तूफ़ान को भी ले जाना है इसलिए मैं तूफ़ान के साथ चलूँगा और कुमोद आप रमा काकी को लेकर अपने घोड़ा गाड़ी से शहनाज मंजिल पर चली जाएंगी। सभी गेटों में ताला वगैरह डलवा देंगी। हम लोग उधर से सूरज, गुड़िया, निर्मला भाभी और यहाँ बहादुर वगैरह को साथ लेकर वापस आएंगे। कुमोदनी अपनी मुस्कान छुपाती हुई बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर। रशीद ने हैरत से पूछा, बाबू क्या सूरज सिंह के घर बीबी जी नहीं जाएंगी? माताब के जवाब देने से पहले ही कुमोदनी बोली, नहीं रशीद भैया मेरा जाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। फिर भी माताब ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर इरादा हो तो? नहीं। कुमोदनी ने जल्दी से उसके शाने पर बाजू फैला दिया और दाएं हाथ की हथेली उसके बाएं गाल पर रखकर उसका चेहरा अपने सीने में छुपाती हुई बोली, मेरा बिल्कुल ही ऐसा कोई इरादा नहीं है स्वामी। उसने एक लम्हा के लिए झुककर अपने होंठ अपने महबूब के सर पर गाड़ दी तो वहाँ मौजूद सभी लोग मचल पड़े थे और रशीद सर झुकाकर ये सोचते हुए बाहर चला गया था कि या अल्लाह, तूने अपनी पूरी कायनात की मोहब्बत समेट कर मेरे मालिक मालकन के दिल और जज्बात में भर दिया है। अब तू ही इनकी हिफाजत करना मेरे माबूद। वाज़ेह हो कि अगर मुख्तलिफ कौमी मसला नहीं होता तो कभी किसी को भी इनकी मोहब्बत पर इस कदर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती और न दोनों के रिश्ते से ही लोगों को कोई ख़तरा महसूस हो सकता था। शाम के 7 बजे थे। सूरज अपने कमरे में गेट की जानिब पुश्त किए कुर्सी पर बैठा था। बड़े से टेबल पर दोनों की मुश्तरका तस्वीर रखी थी। साथ ही शराब की बोतल, गिलास और पानी का मग भी था और वो पीने में महू था। बाहर सहन में निर्मला व लक्ष्मी खामोश उदास बैठी थी। उसी लम्हा बाहर से मुलाजिम बहादुर भागता हुआ अंदर आया और दोनों के नज़दीक आकर धीमी आवाज़ में बोला, बीबी जी साहब के कुछ दोस्त और इनकी पार्टनर लड़कियां आई हैं। रशीद ड्राइवर जी चंदा मालिक की कार से सबों को लेकर आए हैं। ये कहकर वो फ़ौरन बाहर की जानिब भागा। निर्मला व लक्ष्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी कि बहादुर दोबारा आ गया और अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोला, बीवी जी अपने चंदा मालिक भी घोड़े से आ गए। ये खबर सुनते ही लक्ष्मी की आंखें फ़ौरन पिघलने लगी। वो दोनों इस तरह उछलकर खड़ी हो गए जैसे करंट का झटका लगा हो और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि आगे महताब खान और उसके ताक़ुब में मनीष, धर्मिंदर, गीता, सुनीता और रशीद सभी सदर गेट से अंदर दाखिल हुए। लक्ष्मी रोते हुए लफ्ज़ भैया कहकर महताब खान से लिपट गई। महताब ने उसे फ़ौरन बाहों में ले लिया। अरे पगली, भैया के जीते जी इस तरह रोने बिलखने से क्या तुम्हारे भैया आंसुओं के समंदर में डूब नहीं जाएंगे? उसने लक्ष्मी का साना थपकते हुए प्यार से पूछा तो लक्ष्मी ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और बेकाबू होकर उसका सर अपने चेहरे की जानिब झुकाते हुए अपने होंठ उसके गाल पर सब्ट कर दी। महताब ने करीब खड़ी आंसू बहा रही निर्मला का चेहरा देखते हुए पूछा, भाभी मेरा दोस्त कहाँ है? निर्मला ने अपने अश्क पोंछते हुए सरगोशी की। हर थोड़ी थोड़ी देर पर शराब पीना और आपकी तस्वीर के सामने बैठकर रोना जैसे अपना मुकद्दर बना लिया है आपके दोस्त ने। लीजिए गुड़िया को संभालिए, मैं देखता हूँ। महताब बोला तो निर्मला जल्दी से लक्ष्मी को अपनी बाहों में लेकर अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछने लगी तो महताब खान आगे बढ़कर सूरज के कमरे के गेट पर खड़ा हो गया और प्यार भरे लहजे में उसे मुखातिब किया, यार मेरे दोस्त। सूरज एक झटके से उठा तो सबों ने देखा उसका चेहरा आंसुओं में डूबा था। वो तकरीबन चीख पड़ा, मेरे दोस्त, मेरी जान, और तकरीबन दौड़ कर करीब आते हुए अपनी बाहें महताब के गले में डाल दिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए बोला, मुझ पर थूक दो दोस्त ताकि मेरे चेहरे पर लगा हुआ बदनुमा दाग धुल जाए। महताब खान अपनी हथेली से उसके होठों को दबाकर बोला, ला हौल वला कुव्वत, क्या बक रहे हो डियर? पढ़ लिख कर भी नादान बने हुए हो और आंखें व चेहरा सुझाए बैठे हो। वक्त और हालात आदमी से कुछ भी करवा देता है भाई।
मैं जो कुछ कहकर गया था शायद तुम उसे भूल गए। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी भी शर्मिंदा होने की नौबत तक पहुंचने नहीं दूंगा। वैसे अगर किसी भी तरह के दुखों का मदावा शराब है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ 2-4 पैक मार लेता हूँ। सूरज चौंकते हुए फौरन सर उठाकर बोला, हरगिज़ नहीं चांद, मैं वादा करता हूँ अब कभी शराब को छूऊंगा भी नहीं। माताब मचल उठा, वाह ये कितनी अच्छी बात हुई भाई मनीष जी। मनीष ने कहा, जी जी बहुत बेहतर कहा सूरज डियर ने, उससे इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। माताब खान रशीद से मुखातिब होकर बोला, रशीद भैया आप सूरज बाबू को लेकर अच्छे ढंग से नहलाइए। एक आपको तो मालूम ही है कि इनके साथ मेरी गुड़िया और निर्मला भाभी को भी दावत में जाना है। एक जानिब खड़ा बहादुर चौंका और मैं चंदा मालिक। उसकी बातें सुनकर सूरज के अलावा सभी लोग हंस पड़े और माताब ने प्यार से कहा, आप वहाँ तो नहीं जा पाएंगे बहादुर जी, क्योंकि आपको घर की निगरानी करनी है। अलबत्ता सबों के खाने से पहले आपके लिए मटन और पुलाव रशीद भैया यहीं पहुंचा देंगे। बहादुर मचलकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मालिक बाबू, मैं अभी से द्वार पर बैठकर इंतज़ार करूंगा। माताब बोला, आहा अभी देर है बहादुर जी, सब्र से काम लीजिए। अभी पहले निर्मला भाभी हम सबों को चाय पिलाएंगी। माताब की बातें सुनकर निर्मला के जैसे पंख लग गए। वो फौरन किचन की जानिब भागी और अब सभी लोग इत्मीनान बख्श अंदाज में सेहन में बैठ गए थे। सूरज गुस्लखाने की जानिब बढ़ गया। वो रशीद से बोला, रशीद भैया मैं खुद नहा लेता हूँ, जिस दिन शादी करूँगा ना आप नहा देंगे। उसकी बात सुनकर सभी चौंक पड़े। धर्मिंदर बोला, बहुत खूब लोगों, साले घोंघे ने मुंह तो खोला। महताब खान समेत सभी लोग हंस पड़े। महताब बोला, बहादुर की तरह खुद भी उतावले मत बन जाइए साहब जी, नए साल में देखा जाएगा इंशाल्लाह। महताब के पहलू में बैठी लक्ष्मी उसके शाने में चेहरा छुपाए थी। एक तवक्कुफ के बाद लक्ष्मी ने प्यार से भैया की आंखों में झांकते हुए पूछा, हमें कहाँ लेकर चलेंगे भैया? महताब ने कहा, मैं अपनी क़याम गाह पर ले चलूँगा। वहाँ बावर्ची बकरे का गोश्त और नफीस चावल के पुलाव बनाने में मसरूफ़ है। तरह तरह के सलाद और दीगर लवाजमात भी होंगे। मगर ये लक्ष्मी ने हैरत से पूछना चाहा तो महताब उसकी पेशानी का बोसा लेते हुए बोला, अनकरीब ही नए साल 1975 ईस्वी की आमद के साथ ही हमारी ज़िंदगियों का एक बाब यानी अध्याय या चैप्टर को जो बंद हुआ और अब दूसरा बाब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। इसी खुशी में कुछ खास लोगों के लिए भोज रखा है मैंने। सुनीता फौरन बोली, वाकई अब दूसरा अध्याय शहजादे की ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। सारे शिकवे गिले दूर हो गए और सूरज जी व लक्ष्मी रानी के रास्ते भी साफ हो गए। दौरान गुफ्तगू निर्मला चाय लेकर आई और सभी गर्म चाय की चुस्की लेने लगे। तभी महताब खान चौंक पड़ा। रशीद भैया आप यहाँ से फ़ोन करके मामी जान को इत्तला कर दें, अपने मकान के निगहबान मौलवी इस्माइल साहब और उनके बेटे कासिम भैया को गणेश काका की मार्फत रात के खाने पर मदऊ कर लें। इधर मैं प्रभु दयाल अंकल को पूरी फैमिली के साथ आने की खबर कर देता हूँ। ठीक है बाबू, अभी मैं मामी जी को बता देता हूँ। रशीद जवाब देकर चाय का आखिरी घोंट लिया और उठकर करेडिल की जानिब बढ़ गया था। बरसूरत रात का 9 बजा था। आगे पीछे 2 गाड़ियां शहनाज मंजिल के कंपाउंड में दाखिल हुई। एक कार की ड्राइविंग खुद लक्ष्मी करके आई थी, जिसमें उसके बराबर सूरज बैठा था और पिछली सीट पर निर्मला बैठी थी। दूसरी कार रशीद लेकर आया था, जिसमें मनीष, धर्मेंद्र, गीता और सुनीता थी। सूरज अपनी कार से निकलते ही सीधे मामी दिलशाद बानो के कमरे में जाकर आराम करने लगा। लेकिन लक्ष्मी, निर्मला, गीता, सुनीता, धर्मेंद्र, मनीष और रशीद वगैरह महताब की ख्वाबगाह में चले गए, जहां कुमोदनी और उसकी मुलाजमा रमा देवी पहले से मौजूद थीं। ये सभी अंदर दाखिल हुए तो कुमोदनी बेनकाब हसीन पेंटिंग देखकर ये सभी अंदर दाखिल हुए तो कुमोदनी की बेनकाब हसीन पेंटिंग देखकर सभी चौंक पड़े। अरे वाह, इतनी सुंदर पेंटिंग किसने बनाई कुमोद भान? गीता के पूछने पर कुमोदनी फर्श से उतरते हुए मुस्कुराकर बोली, और कौन बनाएंगे? सुनीता चौंकी, हाँ शहजादे चित्रकार भी हैं क्या? हाँ, बहुत कुशल चित्रकार हैं। लक्ष्मी और निर्मला के होठों पर हैरत आमेज मुस्कुराहटें थिरक रही थी और रशीद तो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया था। सभी उस वक्त महताब खान के दिल में कुमोदनी की मोहब्बत का मीज़ान कर रहे थे।
उसी लम्हा घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर सभी चौंक पड़े। कंपाउंड में दाखिल होकर महताब खान जो ही घोड़े से उतरा, गणेश उसकी लगाम थामकर अस्तबल की जानिब बढ़ गया और महताब अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। सूरज बाबू कहाँ गए? उसके पूछने पर निर्मला बोली, वो कार से निकलकर सीधे हवेली के अंदर चले गए। चुनांचे महताब व कुमोदनी के ताकुब में सभी हवेली में दाखिल हुए। दिलशाद बानो व समीदुल ने सबों को खुश आमदीद कहा। महताब ने पूछा, मामी जान, ये सूरज बाबू कहाँ घुसे बैठे हैं? दिलशाद बानो मुल्हिक कमरे की जानिब इशारा करके बोली, वो उस कमरे में लेटे हैं, तबीयत तो ख़राब नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा सा लगता है। महताब तेज़ी से मुल्हिक कमरे में दाखिल हुआ तो कुमोदनी के अलावा सभी लोग महताब के ताकुब में अंदर दाखिल हो गए। सूरज चादर ओढ़े लेटा था। महताब ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना दोस्त? हाँ ठीक हूँ, आप ज़्यादा चिंता न करें, दरअसल बेवक्त गुस्ल किया ना, इसलिए कुछ ठंडक महसूस हो रही। महताब ने पीछे पलटकर समीदुल निसा को देखा। बुआ, लिहाफ लाकर बदन पर डाल दीजिए, जिस्म में गर्मी आते ही फ़ौरन फुर्ती आ जाएगी, चंद दिनों में ही किस कदर कमज़ोर हो गया है। समीदुल निसा फ़ौरन लिहाफ ले आई तो लक्ष्मी ने खुद से उसके पूरे जिस्म को ढांकते हुए पूछा, बदन दबा दूँ क्या? अब आप दोनों भाई बहन मिलकर मुझे ऐसा मरीज मत बना दें कि भोज भी न खा सकूं। उसकी बातों पर सभी लोग कह लगाकर हंस पड़े तो वो मज़ीद बोला, भोज की खुशबुओं से दिमाग मुअत्तर हो उठा है। उसकी बातों पर महताब खान मुस्कुराता रहा और रशीद फ़ख्र से उसे देखता रहा था। 10 बज चुके थे। जसीम अपनी पूरी टीम के साथ आया तो सब के सब सूरज के ही कमरे में घुस गए। जसीम ने पूछा, भाईजान, सूरज भैया को क्या हुआ? सूरज फ़ौरन बोला, अरे कुछ नहीं हुआ प्यारे भाई, इन दोनों भाई बहन ने मिलकर मुझे मरीज बना दिया है। आप केमिस्ट हो, ऐसा ना हो कि मेरी नब्ज़ टटोलना शुरू कर देना। सभी हंसने लगे तो उसने मज़ीद कहा, अगर नब्ज़ देखने का इरादा भी हो तो इससे कबल मुझे भरपेट भोज खिला दो यार। फिर क्या था, हंसी और कहे का तूफ़ान खड़ा हो गया। उसी वक्त कुमोदनी और रमा देवी भी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। शमीम ने कहा, भाईजान, हदे निगाह में कुछ ऐसे प्यारे प्यारे लोग भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं। जवाबन महताब खान ने कुमोदनी की जानिब देखा तो वो मनीष, धर्मेंद्र, गीता व सुनीता से उन्हें मुतारुफ़ कराया। फिर क्या था, गीता व सुनीता जसीम व शमीम के पीछे पड़ गईं। तरह तरह के मजाक करने लगी तो दिलशाद बानो शर्माकर मुस्कुराती हुई वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में चली गई। बहरहाल उस वक्त तक शाहनाज मंजिल के मैनेजर मौलवी इस्माइल साहब भी अपने अकलौते बेटा के साथ आ गए। दोनों बाप बेटे महताब खान व जसीम से मिलकर गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मौलवी इस्माइल ने पूछा, समझ में नहीं आया बाबू कि ये दावत अचानक कैसे मिली हमें? उसी आसना सूरज भी वहाँ आ गया और उन्हें प्रणाम किया तो महताब ने वाज़ह किया कि आप लोग सभी जानते हैं सूरज बाबू मेरे बचपन के दोस्त हैं। गुज़श्ता दिनों इनकी तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी थी, अब काफ़ी हद तक सेहतयाब हुए और कुछ और भी नए दोस्त अपनी अपनी होने वाली शरीक ज़िंदगी के साथ मिलने आए तो सोचा कि रात का खाना हम इकट्ठे खाकर उन लोगों को रुखसत करें। लिहाजा इन हालात में आप जैसे खैर खाहों को कैसे भूल सकता था। वाह, ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। ऐन उसी वक्त प्रभु दयाल अंकल भी अपनी बीवी और बेटे बहू के साथ आ गए। महताब व जसीम ने आगे बढ़कर उन लोगों का इस्तकबाल किया। खातीन कार से निकल कर अंदर चली गईं तो दिलशाद बानो सभी लड़कियों के साथ मुल्हिक गेट पर मिल गईं। बाहर महताब ने रशीद से मुखातिब होकर कहा, रशीद भैया, आप अब देर मत कीजिए, खाने की तैयारी कीजिए। रशीद, राजिंदर और जसीम डाइनिंग हॉल की जानिब लपके तो महताब ने कहा, शमीम बाबू, आप अपनी गुड़िया दीदी और सभी भाभीियों को लेकर जनान खाने में चले जाइए, आप वहीं उन लोगों के साथ ही खाएंगे। वो तो मैं सबों को लेकर जाऊंगा ही, मगर वो शैतानों की खालाएं मुझे चैन से खाने देंगी, ऐसा आपको लगता है क्या? उसकी मासूमियत और प्यारी बातें सुनकर चौखट के दूसरी जानिब खड़ी तमाम खातीन खिलखिलाकर हंस पड़ी और चंदन की दुल्हन भला कहाँ बाज आने वाली, उसने पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींचकर बाहों में दबोच लिया तो महताब खान समेत सभी लोग हंसने लगे थे। बहरहाल सभी लोग खाने से फारिग हुए तो लक्ष्मी ने बहादुर के लिए खाना लिया और भैया की इजाज़त मिलते ही सूरज और निर्मला भाभी को लेकर चलते वक्त सूरज ने कहा, दोस्त चांद, कल सुबह ऑफिस पर आ जाओ ना, वहीं चाय पी जाएगी। मनीष, तुम दोनों भी आना यार।
ज़रूर आऊँगा, धर्मेंद्र ने कहा और लक्ष्मी कार दौड़ा दी। प्रभु अंकल के गार्ड और मुलाजमा के लिए भी खाना पैक किया गया और वो लोग भी रुखसत हो गए। रशीद भी उन चारों को पहुंचाकर आधे घंटे में वापस आ गया। समीदुन्निसा ने रशीद के पूरे घर वालों का खाना और राजिंदर की माँ, बीवी और बच्ची का भी खाना पार्सल पैक किया था। रशीद कार से और राजिंदर अपनी मोटरसाइकिल से अपने अपने घरों के लिए रुखसत हो गए। आखिर में कुमोदिनी ने दिलशाद बानो से पूछा, मामी जी, मैं आपके भांजे को अपने साथ ले जाऊं? दिलशाद बानो प्यार से मुस्कुरा कर बोली, इसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? ले जाइए, मैंने तो कबल अज़ वक्त ही इन्हें आपको सौंप दिया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही तो हैं ना। कुमोदिनी झेप गई और महताब को अपने घोड़ा गाड़ी में बैठा कर ले गई। तब दिलशाद बानो छत को घूरते हुए बड़बड़ाई, दोनों पल भर के लिए भी एक दूसरे की निगाहों से दूर रहना नहीं चाहते। खुदाया तेरे ही हवाले, तेरी ही अमान में। दूसरी जानिब रशीद जब घर पहुंचा, घर के सभी अफराद उसके मुंतज़िर थे। उसने दिन भर पेश आने वाले हालात व वाक़यात को दोहराया तो उसके घर में ईद के चांद रात जैसी खुशियां फैल गईं। सबों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए महताब खान की ज़िंदगी व सलामती के लिए हद दर्जे दुआएं की थी। बहर सूरत यहाँ पर मैंने 28वीं किस्त मुकम्मल की, बाकी जल्द ही लेकर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।